हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस उपदेश। आज 9 अक्टूबर है। आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सॉरी, आज क्लास लाइव नहीं हो पाएगी बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। मैं ट्रैवल कर रहा था इस वजह से, और कल क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, और इस वजह से जो है वो लाइव में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई एंड क्लास वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड जो नोबेल प्राइज़ से जुड़ा हुआ मैटर है उसको लेकर मैं डिटेल में आगे वीडियो बनाऊंगा, तो आई होप कि उसमें ये टॉपिक जो है वो आपका कवर हो जाएगा। पीडीएफ आपको डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से कल वाले लेक्चर की भी मिल जाएगी, आज की भी मिल जाएगी। सो लेट अस कंटिन्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल की, जिसको रुद्राम नाम दिया गया है। ये डीआरडीओ द्वारा बनाई गई मिसाइल है एंड ऑब्वियसली आजकल बहुत ज़्यादा इंडिजनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इंडिया में मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। तो ये न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसको रुद्राम नाम दिया गया है, वो सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड टुडे ऑन टू अ रेडिएशन टारगेट लोकेटेड ऑन व्हीलर आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा के तट से बाहर व्हीलर आइलैंड से इसको टेस्ट किया गया और मिसाइल को लॉन्च किया गया है सुखोई 30 MKI जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उससे। रुद्राम जो है वो एक फर्स्ट इंडिजीनियसली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो हमारे देश में बनाई गई है फॉर द इंडियन एयरफोर्स, और ये डीआरडीओ ने डेवलप करी है और इसको लॉन्च किया जाता है सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से। इसमें कैपेबिलिटी है कि ये जो है वो बहुत बड़ी रेंज को कवर कर सकती है बेस्ड ऑन लॉन्च कंडीशंस। इट हैज़ INS GPS नेविगेशन विद पैसिव होमिंग हेड फॉर फाइनल अटैक। द रुद्राम हिट द रेडिएशन टारगेट विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। यानी कि अगर इंडिया पे किसी तरीके से कोई रेडिएशन बम या रेडिएशन अटैक होता है, न्यूक्लियर रेडिएशन टाइप अटैक होता है, तो उस केस में ये मिसाइल जो हैं वो उसको बचा सकती हैं, इंडिया को बचा सकती हैं। ये ऐसी मिसाइल्स को हवा में ही टारगेट कर सकती हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। आपको मेक इन इंडिया के बारे में स्पेशली पता होना चाहिए। एग्जाम में आने के चांसेस तो हैं, SSB में भी पॉइंट बनते हैं, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2020। नोबेल प्राइज़ जो है वो लिटरेचर के अंदर अनाउंस कर दिया गया है एंड नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का जो है वो US की पोइट हैं लुइस ग्लोक, इनको जो है वो दिया जाएगा, और इनको दिया जा रहा है इनकी पोइट्री के लिए फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विथ ऑस्टेयर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। ये जो है वो स्टेटमेंट वहाँ लिख के दिया गया है कि इनकी पोइट्री को लेकर, इनकी पोइट्री के बारे में ये शब्द कहे गए हैं कि इनकी पोइट्री जो है वो लोगों की खूबसूरती को दिखाती है और किस तरीके से उनका अस्तित्व है उसको निखार के बताती है। ये कुछ शब्द कहे गए हैं। हालांकि आपको इसे नाम ध्यान रखिएगा, लुइस ग्लक का नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इस साल का नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसको मिला। हालांकि आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर हर पोएट्री फोकसेस ऑन पेनफुल रियलिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, डीलिंग विद थीम्स सच एज डेथ, चाइल्डहुड एंड फैमिली लाइफ। इन थीम्स पे पोएम्स वगैरह लिखती रही हैं ये। शी इज़ द 4th वुमेन टू विन द प्राइज़ फॉर लिटरेचर सिंस 2010 से चौथी महिलाएं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में, और आज तक की 16वीं महिलाएं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में 1901 के बाद में, जब नोबेल प्राइज़ मिलना शुरू हुए थे। लास्ट अमेरिकन टू विन वॉज बॉब डिलन इन 2016। बॉब डिलन जो गायक हैं उन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर का। ये उस टाइम पे बहुत बड़ी सुर्खी बनी थी। और अमेरिकन 2016 के बाद में अब जो हैं लुइस ग्लक हैं या लुइस ग्लोक हैं, जिन्हें अब अमेरिकन होते हुए प्राइज़ मिला है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ध्यान रखिएगा कि अमेरिकन हैं। ग्लोक वॉन द पुलिट्जर प्राइज़ इन 1993 फॉर हर कलेक्शन द वाइल्ड आयरिस एंड द नेशनल बुक अवार्ड इन 2014। इनको पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि जर्नलिज्म के लिए बहुत सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल बुक अवार्ड जो है वो 2014 में इन्हें मिला है। आगे बढ़ रहे हैं हम। पब्लिक प्लेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इनडेफिनेटली, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, जो CAA के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर चल रहे थे, जिनको लेकर बहुत सारे लोगों ने
एक तरीके से दिल्ली के कुछ इलाकों में ट्रैफिक जाम कर रखा था, क्योंकि उनने सड़कों के ऊपर जो है वो प्रदर्शन किए थे और उन्होंने उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया था, उस जगह को खाली नहीं कर रहे थे। इस चीज़ को लेकर जब कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ तो पुलिस ने ज़बरदस्ती इन लोगों को वहाँ से हटा दिया, जिसको लेकर ये पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आपका राइट है कि आप जो है वो किसी प्लेस पे शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठे हो सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट है, सभी का है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के आने जाने के रास्ते को ऑक्यूपाई कर लेंगे, रोक लेंगे और उनको वहाँ से आने जाने से रोकेंगे, ये अलाउ नहीं किया जा सकता। तो जजमेंट में ये कहा गया, द जजमेंट अपहेल्ड द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ बट मेड इट अनइक्विवोकली क्लियर, यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं है, अनइक्विवोकली क्लियर दैट पब्लिक वेज एंड पब्लिक स्पेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड एंड दैट टू इंडेफिनिटली। हमेशा के लिए आप रोक के नहीं बैठ सकते हो किसी पब्लिक प्लेस को, पब्लिक रास्ते को। हमारे पास ये अधिकार कहाँ से आते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे बात करी गई है, कोर्ट ने कहा इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू रिमूव सच रोड ब्लॉक, यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रशासन की जिम्मेदारी है रास्ते खोले, तो ये अलाउ नहीं किया जा सकता है। डिसेंट यानी कि सरकार के प्रति नाराज़गी एंड डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र है वो गो हैंड इन हैंड, एक साथ चलते हैं। बट प्रोटेस्ट करने के नाम पर मस्ट बी कैरिड आउट इन डेजिग्नेटेड एरिया, प्रोटेस्ट करिए पर एक निश्चित एरिया में जो पब्लिक प्लेस नहीं होना चाहिए, या फिर पब्लिक प्लेस है तो उसमें पब्लिक की या एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति होनी चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कर सकते कि आप सड़क पे कहीं भी खड़े हो जाएंगे और उस सड़क को रोक देंगे और वो परमानेंटली रुकी रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट कहाँ आता है, ध्यान रखिएगा, राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में। आर्टिकल 19(1)(a) तो हमें प्रोवाइड करता है कि हम जो है वो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर सकते हैं, यानी कि अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हमें कोई नाराज़गी है तो आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। ये आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन ए। आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन बी कहता है हमें कि हमें असेंबली करने का अधिकार है पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ये हमें 2 फंडामेंटल राइट मिले हुए अंडर आर्टिकल 19, जिनको आपको ध्यान होना ही चाहिए और इस पर एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर ये राइट मिल गए हैं आपको तो आप जो है वो कहीं भी, हम सभी के पास अधिकार है कि हम जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के, बिना वायलेंस करे कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट है। बट ये फंडामेंटल राइट ये नहीं कहता कि आप जो है वो अपने फंडामेंटल राइट के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ सकते, आप पब्लिक के लिए परेशानी नहीं खड़ी कर सकते। इसीलिए प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए आपको पहले से पुलिस से परमिशन लेनी चाहिए और यही बात आज कोर्ट ने फिर कही और कोर्ट ने कहा कि भैया आर्टिकल 19(1)(a) और b तो सही है, 1(a) और आर्टिकल 19(1)(b) ये दोनों सब सही हैं, बट आर्टिकल 19 के अंदर ही प्रोविजन है, आर्टिकल 19(2) सबसेक्शन और आर्टिकल 19 का 3 का सबसेक्शन, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अलाउ है आपको, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मतलब इस पर रोक लगाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, आप सड़क नहीं ऑक्यूपाई कर सकते, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको हमारे देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जो है वो किसी के घर में बिना पूछे, बिना अनुमति के घुस जाएंगे। कहीं भी आने जाने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की, सामने वाले व्यक्ति की आज़ादी का हनन कर सकते हैं या उसके खिलाफ काम कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कोर्ट ने कही, आपके पास शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठे होने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को आने जाने से रोक लोगे, पब्लिक प्लेस को ऑक्यूपाई कर दोगे, सड़क रोक दोगे, ये नहीं है अलाउड है, और वो भी हमेशा के लिए, तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो ये वाली बात को लेकर कोर्ट ने कहा गया और इसको एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे अपकमिंग एग्जाम में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स पे हमेशा से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये पता होना ही चाहिए। एफकेट एग्जाम हो चाहे CDS, NDA, असिस्टेंट कमांडेंट, सभी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज M राजेश्वर राव, इनको अपॉइंट किया गया है एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI, ये नाम ध्यान रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया है RBI के सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर M राजेश्वर राव को एज डेप्यूटी गवर्नर।
आरबीआई एक्ट 1935 में पास हुआ था, जिसके अंतर्गत आरबीआई का जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 का है एक्चुअली, और वो इम्प्लीमेंट हुआ था 1935 में। इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है शुड हैव 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, 2 इनमें से जो आते हैं वो आने चाहिए विद इन द रैंक्स, यानी कि 2 जो गवर्नर होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर जो होते हैं वो आरबीआई के अंदरूनी कर्मचारी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर है एम राजेश्वर राव जो हैं, ये सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आरबीआई के अंदर ही, और इनको क्या बना दिया गया, डेप्यूटी गवर्नर बना दिया, प्रमोशन दिया। 1 कमर्शियल बैंकर, यानी कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, इन बैंक्स के एक डायरेक्टर को या किसी एक को डेप्यूटी गवर्नर बनाया जाए। एंड अनदर एन इकोनॉमिस्ट, एक और व्यक्ति, चौथे व्यक्ति जो होंगे वो इकोनॉमिस्ट होने चाहिए, टू हेड द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। द डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट्स और अपॉइंटमेंट्स आर मेड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 3 years। ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि आरबीआई गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है, ध्यान रखिएगा 3 साल है। एंड अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इन्हें फिर से नियुक्त भी किया जा सकता है। लास्ट फॉर द डेज, रामविलास पासवान का देहांत हो गया है। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडर थे, और उनका हार्ट का इलाज चल रहा था और हार्ट सर्जरी हुई थी उनके थोड़े दिन पहले, और हार्ट अटैक से उनका देहांत हुआ है। रामविलास पासवान हैड बीन अ मिनिस्टर इन ऑलमोस्ट ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट्स फॉर्म सिंस 1989 से आज तक सारी गवर्नमेंट में हिस्सा रहे हैं, और इन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के अधीन काम किया है। वीपी सिंह के बाद में लगातार जो है वो मंत्री रहे हैं बहुत सारे सरकारों में। इन पीएम मोदीज कैबिनेट ही वॉज इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, यानी कि ये जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में या अभी वर्तमान में एग्रीकल्चर, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्री थे, मिनिस्टर थे। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है। आज क्लास लाइव नहीं हो पाएगी जैसा मैंने पहले बताया था, तो सॉरी फॉर दैट, बट कल से क्लास लाइव होगी। थैंक यू।